हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसे हमारा कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ डिवेंचर चल रहा था, इसके फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट और सेकंड पार्ट में हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश सीखा। आज पार्ट थर्ड करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स for a consideration other than cash। इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का मतलब है, देखो, डिवेंचर इशू करने के पीछे पर्पस क्या है। या तो हमें डिवेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा मिल जाए और उस पैसों से हम बिजनेस के लिए जो भी एसेट्स खरीदना है या कोई सर्विसेज की पेमेंट करना है वो हम कर सके। बट अगर कोई पर्सन हमें एसेट्स देने के लिए तैयार है तो वहां पर हम बदले में, अगर वो हमारे डिवेंचर लेकर एसेट्स देने के लिए तैयार है तो हम उसको डिवेंचर इशू कर देते हैं और बदले में एसेट्स ले लेते हैं। या ऐसे ही हमें हमारे प्रमोटर हैं जो हमारी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, अंडर राइटर हैं जो हमारे कंपनी के शेयर या डिवेंचर इशू कराते हैं, अगर ये भी अपने सर्विस के बदले हमारे कंपनी के डिवेंचर्स लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डिवेंचर्स लेने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि डिवेंचर्स आर फुल्ली सिक्योर्ड, इन पर कोई रिस्क नहीं होता और जो भी पैसा है इन पर हमारा वो कहीं डूबता नहीं है। तो आज जो टॉपिक है हमारा कि अगर हमने डिवेंचर इशू किए हैं बट बदले में पब्लिक से कैश नहीं लिया, कोई एसेट्स ले ली या पूरा बिजनेस खरीद लिया जिसके बदले हमने डिवेंचर इशू किए, या फिर कोई सर्विस लिया है, तो उसके बदले डिवेंचर इशू करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं कि अगर हमने कोई एक सिंगल एसेट्स खरीदा है, व्हेन एन इंडिविजुअल एसेट इज परचेज्ड। अगर हमने यहां पर कोई सिंगल एसेट्स खरीदा है, मशीनरी, फर्नीचर या बिल्डिंग, जो भी एसेट्स खरीदा है उस एसेट्स को आप डेबिट कर दें। यहां पर उसका नाम लिखें, जहां पर मैंने लिखा सैंडरी एसेट्स, यहां पर आपको उस एसेट्स का नाम लिखना है। तो सैंडरी एसेट अकाउंट डेबिट टू, जिससे आपने खरीदा है उस पर्सन का यहां नाम लिखना है। वेंडर का मतलब होता है सेलर, तो यहां पर आपको सेलर का नाम लिखना है कि आपने उससे जो भी एसेट्स खरीदा है कितने प्राइस पे खरीदा है। मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदा है 5 लाख रुपीज में, तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 5 लाख रुपीज। ये तो एंट्री हुई जब हमने क्या किया है, एक सिंगल एसेट्स खरीदा है। अब मान लीजिए अगर सिंगल एसेट्स की जगह हमने किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया है। बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है कि हम उसकी सारी एसेट्स एज वेल एज सारी लाइबिलिटीज भी परचेज कर लेते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, व्हेन होल बिजनेस इज परचेज्ड। अगर हमने किसी पर्सन का पूरा रनिंग बिजनेस परचेज किया है, तो रनिंग बिजनेस का मतलब उसके बिजनेस की सारी एसेट्स खरीद ली, सारी लाइबिलिटीज पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट यहां पर भी। बट यहां पर सन्ड्री एसेट्स में अगर आपको एसेट्स की अलग अलग वैल्यू दे रखी है तो आपको उन सबके अलग अलग नाम लिखना है। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा है, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, डेटर, सबकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो आप सबको इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। फिर यहां पर एक लाइन की जगह छोड़ देंगे एंड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट में भी अगर आपको लाइबिलिटीज अलग अलग दे रखी हैं तो आप उन्हें अलग अलग ही रिकॉर्ड करेंगे इंडिविजुअली।
और फिर अब जब हमने उसका बिजनेस खरीदा है तो हमारा कोई ना कोई परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ होगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब कि हमें उसके बिजनेस को खरीदने के बदले कितनी पेमेंट करना है, वो प्राइस हमारा उससे डिसाइड हुआ होगा। उसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, परचेज के बदले में दिया जाने वाला कंसिडरेशन। तो वो कितना डिसाइड हुआ है उसे हमें यहाँ दिखाना है वेंडर के नाम से। जिस पर्सन का बिजनेस हमने खरीदा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। और क्या दिखाना है इसके अंदर, हमें परचेज कंसिडरेशन मीन्स हमें कितने पैसे उस पर्सन को बिजनेस खरीदने के बदले में देना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने बिजनेस खरीदा है जिसमें 5 लाख रुपीस की एसेट्स है, ठीक है, और 2 लाख रुपीस की लाइबिलिटीज है। अब जिसका भी बिजनेस हमने खरीदा है उसके बिजनेस में हमें 5 लाख रुपीस की एसेट्स मिली है, बट साथ ही साथ हमारे ऊपर 2 लाख रुपए की लाइबिलिटीज पे करने के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो हमें उस वेंडर को कितने पैसे देना चाहिए। ऑब्वियसली आप कहते हैं कि सर 5 लाख में से 2 लाख रुपए डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि अब ये 2 लाख रुपए हमें पे करने पड़ेंगे, तो बैलेंस बचे 3 लाख, हमें 3 लाख रुपीस देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमें 3 लाख रुपए ही देना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन हुई कि वो 3 लाख रुपए में मान गया। बट मान लो अगर वो उसका बिजनेस अच्छा है, रिप्यूटेड बिजनेस है, और वो कहता है कि वो 4 लाख रुपए से एक भी पैसे कम नहीं लेगा, वो अपने बिजनेस को 4 लाख रुपए या उससे ज्यादा पे बेचने के लिए तैयार है, और स्टिल हम उसका बिजनेस 4 लाख में भी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो सोचे ऐसा क्या है कि यहाँ पर 1 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 5 लाख में से 2 लाख की लाइबिलिटी लेस करके हमें उसको देने चाहिए केवल 3 लाख रुपए, और वो 3 लाख रुपए की जगह हम उसे 4 लाख भी देने के लिए तैयार हैं। तो क्यों, जरूर हमें कोई बेनिफिट नजर आ रहा होगा। और वो बेनिफिट क्या है कि अगर उस पर्सन के बिजनेस का मार्केट में अच्छा नाम है, अच्छी रेपुटेशन है, तो हमें बिजनेस खरीदने के बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब कि हमें उसके बिजनेस में कुछ गुडविल नजर आ रही है, और हम यहाँ पर 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं, मान लेंगे कि हम उसके बिजनेस की गुडविल के लिए दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ दिखाया जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें 5 लाख की एसेट्स खरीद कर 2 लायबिलिटी के लेस करके 3 लाख रुपए देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ज्यादा प्राइस दे रहे हैं तो डिफरेंस जो डेबिट में आएगा एक तरह का लॉस है, बट वो लॉस नहीं, उसे हम अपने बिजनेस की गुडविल मानेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई फायदा नहीं नजर आता उसके बिजनेस में तो हम उसे एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीस देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन कि जब हम उसे ज्यादा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी सिचुएशन इसमें क्या हो सकती है, मान लीजिए कि यहां पर कोई गुडविल की मनी हमने पे नहीं किया। मान लीजिए कि हमने कोई गुडविल के पैसे यहां नहीं दिए, हमें 5 लाख में से 2 लाख लायबिलिटी के लेस करके उसे देने चाहिए थे 3 लाख, बट हमने उससे बार्गेनिंग किया और हमारा सेटलमेंट उससे हो गया ओनली 2,50,000 में। मतलब 3 लाख तो देना चाहिए, बट 3 लाख में नहीं, हमारी डील उससे फाइनल हो गई 2,50,000 में। अब आप देखें कि 5 लाख में से हम इसे लेस करते हैं, कितने 4,50,000 लेस करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है 50,000 का डिफरेंस। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। जैसे डेबिट में लॉस आ रहा था, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमारा उससे डील जो फाइनल हुई है वो कम प्राइस पर हुई। हमने बोला कि आपके एसेट्स की तो कोई वैल्यू नहीं बची, बहुत आउटडेटेड हो गई है या डेप्रिसिएटेड हो गई हैं, इसलिए इन पर तो डेप्रिसिएशन लग चुका है और मैं आपको 3 लाख रुपए नहीं 2.5 लाख रुपए ही दे सकता हूं। और वो मान गया। अब अगर वो मान गया तो हमें तो फायदा हो गया 50,000 का। उस फायदे को हम कहां दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये हमारे बिजनेस का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है।
ठीक है, ये हमारे बिजनेस का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ध्यान क्या रखना है, एक ही बात यहां पर ध्यान रखना है, और वो क्या है कि किसी क्वेश्चन में या तो गुडविल आएगी, या तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा, या फिर या तो क्रेडिट में या डेबिट में, दोनों में से एक जगह डिफरेंस आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही एंट्री में गुडविल और एक ही एंट्री में कैपिटल रिजर्व कभी नहीं आ सकते। मैं यहां लिख देता हूं कि ओनली वन आइटम कैन अपीयर at a time. Only one item can appear at a time. तो ये तो हो गई बात बिजनेस खरीदने की या सिंगल एसेट्स या फिर पूरा बिजनेस खरीदने की। अब हमें एंट्री करना है कि बिजनेस तो खरीद लिया या एसेट्स हमने खरीद लिया, अब हमें वेंडर को पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट की हम क्या एंट्री करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री हमें करना है, तो यहां पर फॉर पेमेंट, अब हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट में क्या हो सकता है, गुडविल जो डिबेंचर हमें इशू करने हैं वो डिबेंचर हम उसे एट पार इशू कर सकते हैं, या फिर एट प्रीमियम, या फिर एट डिस्काउंट, जैसी भी सिचुएशन है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि डिबेंचर का कुछ पार्ट हमने उसे बैंक से पेमेंट कर दिया हो, मीन्स अराउंड मान लीजिए कि यहाँ पे 2,50,000 देना है, वेंडर ने बोला कि भाई हमें 20% पेमेंट आप नगद कर दीजिए, बाकी के डिबेंचर इशू कर दीजिए। तो अगर हमने उसे कुछ पेमेंट, मान लीजिए कि हमने उसे 20% पेमेंट हमने नगद किया बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, तो इफ सम पेमेंट is made by means of बैंक ड्राफ्ट, अगर हमने उसे कुछ नगद पेमेंट किया, मान लीजिए 20% पेमेंट हमने नगद किया है, तो एंट्री क्या करेंगे, वेंडर हमारा यहाँ पे क्रेडिटर बन गया है, लाइबिलिटी है, तो वेंडर को यहाँ डेबिट कर देंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखें यहां पर सम पेमेंट की बात की गई है, पूरी पेमेंट अगर हम उसे 2.5 लाख रुपए की कैश पेमेंट या बैंक से पेमेंट करते हैं तो फिर तो डिबेंचर का कोई यूज ही नहीं हुआ और वो डिबेंचर का पार्ट नहीं बनेगा। तो सम पेमेंट का मतलब मान लीजिए हमने 20% पेमेंट उसे किया है, तो 20% पेमेंट हम उसे यहां दिखाएंगे, 50,000 रुपीज हमने बैंक से पेमेंट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई कि अगर हमने कुछ पेमेंट उसे नगद किया है तो क्या एंट्री करेंगे। अब बैलेंस अमाउंट 2,50,000 में से 50,000 हमने नगद पेमेंट कर दिया, बैलेंस बचे 2 लाख, वो 2 लाख की पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं इसे मिटाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और चैनल जहां पे सब्सक्राइब करते हैं वहीं पर बेल आइकन होगा, उसे भी आप प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि जैसे हमें बैलेंस पेमेंट करना है, अभी कितनी हमने 2.5 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा, उसमें
परसेंट पेमेंट नगद कर दिया, बाकी अभी हमें 2 लाख रुपीस की पेमेंट करना है। तो 2 लाख की पेमेंट करना है, बट वो पेमेंट डिबेंचर इशू करके करना है। पेमेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर इशू करने की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं डिबेंचर इशू करने के। पहला, इशूड एट पार। हमने डिबेंचर कैसे इशू करना है? एट पार। एट पार का मतलब कि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशू करना। तो एंट्री क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहां पर हमने उसे एट पार इशू करना है, उसके लिए ना तो कोई डिस्काउंट है ना ही प्रीमियम है, तो उसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहां नरेशन में लिख देंगे बीइंग डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर्स। यहां पे डैश डैश में क्या लिखना है? कितने डिबेंचर हम उसे इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहां लिखना है। इशू टू वेंडर। या परसेंटेज डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, क्योंकि एट पार है तो 100 ईच आर इशूड टू वेंडर। एट पार। तो ये तो हो गए कि जब हमने डिबेंचर एट पार इशू किए। सेकंड सिचुएशन है कि हमने उसे डिबेंचर एट प्रीमियम इशू किए, इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपए का डिबेंचर मान लीजिए हमने उसे 110 रुपए पे इशू किए, मोर देन 100, तो इसे कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। एंट्री क्या होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस लिए? फॉर फ्रैक्शन। अगर डिवेंचर्स आपके पॉइंट में आते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत हम कैश पेमेंट कर देंगे। तो ये हुआ केस प्रीमियम पर इशू करने का। भी मैं आपको एक अमाउंट लेकर कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कैसे करना है। और तीसरा केस है, यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन वैसे ही लिखेंगे कि बीइंग डैश डैश डिवेंचर्स, बीइंग डैश डैश परसेंटेज डिवेंचर्स of rupees dash dash each are issued to vendor at a premium of rupees dash dash each। मान लीजिए 100 का डिवेंचर 110 पे इशू किया है, तो यहां लिखेंगे 100 रुपए वाला और 10 रुपए प्रीमियम पे। अब तीसरा केस है कि अगर मान लीजिए डिबेंचर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है, तो क्या एंट्री होगी? इशूड एट डिस्काउंट। मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर हमने 90 रुपीज में इशू किया है,
तो क्या एंट्री करेंगे हम, फिर से वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आई है तो, फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू। अब कैसे निकालें कि हमें कितने डिबेंचर्स इशू करना चाहिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट एक छोटा सा बनाना है एक लाइन का, और वर्किंग नोट में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ number of debentures to be issued। हमें क्या कैलकुलेशन करना है कि हमें कितने डिबेंचर्स इशू करना है, उसकी संख्या जानना है, नंबर्स जानना है। तो छोटा सा फॉर्मूला है, परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन का मतलब कि हमें वेंडर को अब कितने पैसे देने हैं। लिख सकते हैं यहां अमाउंट पेएबल टू वेंडर अपॉन में इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। अब मान लीजिए फर्स्ट केस है एट पार। एट पार अगर डिबेंचर इशू करना है तो अभी हमने देखा कि एट पार इशू करना मीन्स 100 का डिबेंचर 100 रुपए पे, तो वेंडर को कितना अमाउंट पे करना बाकी रह गया था 2 लाख, और हमारा एक डिबेंचर 100 रुपए का है। इसका मतलब है कि 2000 डिबेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया है एट प्रीमियम, तो फिर हमें 2 लाख रुपए वेंडर को पेमेंट करना है। डिबेंचर का इशू प्राइस हमारा 110 है, तो इससे डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1818.18 ऐसे आता रहेगा डिबेंचर्स। अब इसमें यह समझना है कि डिबेंचर्स हम कंप्लीट नंबर में तो इशू कर सकते हैं जो पॉइंट से पहले है, इतने के बदले तो हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे। कंप्लीट नंबर्स जो आते हैं उसके लिए तो डिबेंचर इशू कर देंगे, बट पॉइंट में डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, इसलिए पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए हमें कैश पेमेंट करना है। जो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद की संख्या है उसके लिए ही हमें कैश पेमेंट कर देना है। और तीसरा है कि अगर हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं एट डिस्काउंट, तो एट डिस्काउंट के केस में पेमेंट तो हमें करना है 2 लाख, बट हमारे डिबेंचर का इशू प्राइस कितना है, हमने 90 रुपीज में इशू किया है। 90 पे इशू किया है तो यहां पर आप इसे कैलकुलेट कर लें, अराउंड 222.22 ऐसा कुछ आएगा। तो जो पॉइंट से पहले की संख्या इसके लिए आप डिबेंचर इशू कर दें, बट पॉइंट के बाद की संख्या के लिए कैश दे देते हैं। अब इन्हें हमें फीड कैसे करना है जर्नल एंट्रीज में वो सीखेंगे। पहला केस था एट पार।
एट पार के केस में कितने डिवेंचर इशू करना है, 2000। तो आप यहाँ पर वेंडर में 2000 डिवेंचर इंटू इशू प्राइस 100 रुपीज़, 2 लाख की पेमेंट करना था और पूरे 2 लाख की पेमेंट यहाँ पर हो गई। नरेशन में लिख देंगे बीइंग 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच आर इशूड टू वेंडर एट पार। अगर हमने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम पे हमें 1818 डिवेंचर्स इशू करने हैं, 1818 डिवेंचर इशू करने इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है, 110। बट इससे आपकी वैल्यू पूरी नहीं होगी, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू 0.1818 के लिए भी कैश पे करना है, वो भी इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 2 लाख। अगर आप इसे मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते इशू प्राइस से तो ये टोटल 2 लाख नहीं होगा। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में कंप्लीट नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस, यहाँ पर फेस वैल्यू आती है हमेशा। परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम का पार्ट आता है। तो 1818 इंटू प्रीमियम अमाउंट, और कैश अकाउंट में फ्रैक्शनल वैल्यू इंटू इशू प्राइस, तो ये आ जाएगा आपका 1,81,800। यहाँ पे आ जाएगा 18,181, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 110, और यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज़। इस तरीके से आपका टोटल मैच हो गया। और तीसरा केस डिस्काउंट वाला है, इसमें आपको कितने डिवेंचर इशू करने हैं, मे बी कैलकुलेशन आप गलत हो जाए तो आप उसे चेक कर लेना, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर नहीं ले रखा। और फ्रैक्शनल वैल्यू इंटू 90 रुपीज़, इशू प्राइस से ही मल्टीप्लाई करना है 90 रुपीज़ से, 90 रुपीज़ से इसको भी और 90 रुपीज़ से फ्रैक्शन वैल्यू को। ये आ जाएगा आपका 2 लाख। डिस्काउंट में आप डिस्काउंट दिखा देंगे 22,220। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में 2222 इंटू 100, 2 लाख 22,200, 2,22,200, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.2222 इंटू 10, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो जाता है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें हमने सिंगल एसेट्स खरीदने के केस में या फिर पूरा बिजनेस खरीदने के केस में आपको एंट्री बताई। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमने किसी प्रमोटर से कोई सर्विस लिया है तो पहली एंट्री हम करेंगे प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। प्रमोशन एक्सपेंस हमारे खर्चे हैं, डेबिट कर देंगे टू प्रमोटर, और अगली एंट्री में प्रमोटर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगर हमने किसी अंडर राइटर की सर्विस लिया, अंडर राइटर कौन होते हैं, वो लोग जो हमारे कंपनी के शेयर या डिवेंचर बॉन्ड्स इशू कराने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसके बदले हमें उन्हें कमीशन देना है। तो उस कमीशन की पेमेंट के लिए हमें क्या एंट्री करना है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। अंडर राइटर हमारा क्रेडिटर बन गया। अगली एंट्री में अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो एंट्रीज आपकी सिमिलर होंगी वहां पर भी। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें उसमें ऑल ऑप्शन को, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। अगला पार्ट में इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी जल्दी से जल्दी लेकर आता हूं। तब तक टेक केयर।